केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, इसमें ये केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है आपका मैटर एंड केमिकल फॉर्मूले। मतलब इस चैप्टर में पढ़ना है मैटर के बारे में। मैटर तो आपको ऑलरेडी पता है, मैटर होते क्या है नहीं। So during the weekend, Ankit's friends gathered in his house, at his house, है ना। वीकेंड में अंकित के फ्रेंड्स उसके घर पर इकट्ठे हुए। आफ्टर while some took cards for playing, थोड़ी देर के बाद कुछ कार्ड ले लेते हैं खेलने को, whereas others takes books for reading. Ankit's mother served them fresh juices. Okay, his mother, who was a science teacher, asked Ankit and his friends to think what is item in their hands. ठीक है, थोड़ी देर के बाद उसकी टीचर्स जो हैं, साइंस के टीचर जो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो है क्या है, एंड दोस सराउंडिंग देम आर मेड अप ऑफ, और तुम्हारे अगल बगल या तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो क्या है और किस चीज से बने हुए हैं। ठीक है, तो आज हम वही जानने वाले हैं। सिंपली अगर आप डिस्कस करो, इतनी चीजें हटाओ, आज आपके अगल बगल में बहुत सारी चीजें दिख रही होगी। आपको अपने वॉल दिखाई दे रहे होंगे, आपके अपने रूम के वॉल, आपको अपनी चेयर्स दिखाई दे रहे होंगे, सोफे दिखाई दे रहे होंगे, टीवी दिखाई दे रही होगी, है ना, बुक्स दिखाई दे रहे होंगे, या फिर ग्लास दिखाई दे रहा होगा, या जो भी चीजें आपको अपने अगल बगल देख रहे हो, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, साइंस में हम इनको मैटर कहते हैं। मैटर उनको कहा जाता है जो जनरली क्या करते हैं, जिनके पास थोड़ा मास हो और या जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनके पास मास होता है, उनको मैटर कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा पूरा टॉपिक ही मैटर है। तो सबसे पहले मैटर का डेफिनेशन आता है। तो हम पहले टॉपिक बुक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक चीज को डिस्कस करेंगे। जब हम बुक को डिस्कस करेंगे तो उसमें एक छोटी छोटी चीजें आपको मुझे बताने में इजी होगा। ठीक है, वी कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर डेली लाइफ। ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट बाय द characteristics such as color and size, or they are living or non living। तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो बाई कलर, साइज, है ना, या फिर हम ये देख के बता सकते हैं कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ द मैटर, एनीथिंग दैट हैज मैटर एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। याद रखना, ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ द मैटर, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो मैटर से मिलकर बने होते हैं, और जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिनमें मास होता है, उनको आप मैटर बोल सकते हो। द एयर वी ब्रेथ एंड द chocolate cake we eat are also matter. Matter is found in three major states: solid, liquid and gas. The pen with which we write is a solid, the water we drink is liquid, and the fuel we use to cook food is a gas. Now we shall see that what is made of the matter। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैटर कुछ भी हो सकता है। मैटर या तो सॉलिड हो सकता है ना, या तो लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। इट मे बी एनी वन ऑफ दीज, इट मे बी अ सॉलिड और लिक्विड और अ गैस। ओके, यानी हमने पढ़ा मैटर क्या है। तो मैटर ऐसे सब्सटेंस जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिनमें मास होता है, उनको आप मैटर कहोगे। मैटर कुछ भी हो सकता है, मैटर किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है। वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है, वो लिक्विड स्टेट में हो सकता है, वो गैसियस स्टेट में हो सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर आप किसी मैटर को ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, तो एक समय के बाद ऐसा समय आएगा कि अब उससे ज्यादा पार्टिकल्स में उसको तोड़ नहीं सकते, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। यानी जितने भी मैटर्स हैं वो एटम से मिलकर बना होता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स किसी भी एटम का होता है, ठीक है, वो एटम्स होता है। एटम्स आर टाइनी। ठीक है, एटम्स जो होते हैं बहुत टाइनी होते हैं। टाइनी पार्टिकल्स होते हैं दैट आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सब्सटेंस। इनको आप बोल सकते हो कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना। जैसे घर को बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटों की जरूरत होती है, वैसे ही मैटर को बनाने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स की जरूरत होती है, जो एटम है। दे डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। एटम ही है जो किसी भी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। They are so small that one cannot see them with the naked eye or even with a standard microscope। इतने छोटे होते हैं कि इनको नेक्ड आई के थ्रू आप नहीं दे सकते, इवन माइक्रोस्कोप में भी इनको नहीं देखा जा सकता। यानी जो एटम हुए
उनको देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप को भी नहीं यूज कर सकते हो, है ना। आज तक एटम का कोई स्ट्रक्चर, कोई एक मतलब एटम को किसी ने देखा नहीं है आज तक, है ना। थोड़ा बहुत एक पिक्चर मिला भी है, एक दो पिक्चर मिला भी है, तो वो इतनी क्लियरिटी नहीं है उसमें, ठीक है। मतलब एटम एक तरीके की ऐसी कहानी है जिसको लोगों ने देखा नहीं है, जिनको साइंटिस्ट ने आज तक देखा नहीं है, लेकिन उसके बारे में, है ना, बहुत कुछ बता दिया। बिना देखे भी लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उन्होंने झूठ बताया है या उस पर कुछ फॉल्स है। उन्होंने जो साइंटिस्ट आज एटम के बारे में आपको जो भी आज पढ़ाया जाएगा या भी जो भी जानते हो आप, वो रियली एक ट्रूथ है, वो सच है। इसके एविडेंस मिल चुके हैं, एविडेंस के थ्रू ही बताया गया है कि हाँ इनका ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, they are small that cannot be seen them with naked eye even with a standard microscope. In solid, atoms are packed together, ठीक है। सॉलिड में जो एटम होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना। सॉलिड में जो स्पेस नहीं होता, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता सॉलिड में। सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर हो सकते हैं, ये सॉलिड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, है ना। और गैसेस में जो ये पार्टिकल्स का स्पेस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक एटम का स्ट्रक्चर आप समझोगे कैसा होता है। एन एटम इज मेड ऑफ द इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। एक एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ओके। प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। आप पूछोगे सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, तो सिंपली समझ लो, चार्ज एक तरीके का करेक्टर है जिसके कारण किसी बॉडी पर आप पढ़ोगे इसको अपने चैप्टर में, एक स्पेशल चैप्टर आएगा चार्ज के बारे में। चार्ज बॉडी जो होता है जनरली किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। अभी फिलहाल आप इतना जान लो कि तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द सेंटर ऑफ एटम इज नोन एज द न्यूक्लियस। और कि कोई भी एटम का जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। तो एक एटम जनरली उसमें तीन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक एटम में जनरली तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नो चार्ज होता है। सिंपली कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उसका न्यूट्रॉन, है ना, और उसका प्रोटॉन पाया जाता है। उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है उसके न्यूक्लियस में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक खास ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑर्बिट कहा जाता है। खास पाथ पे मूव करते हैं जिसको ऑर्बिट कहते हैं। यानी कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक एटम में, एक एटम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस जो होता है ये बहुत ही हार्ड होता है। किसी भी एटम का न्यूक्लियस बहुत ही हार्ड होता है, मतलब उसका पूरा मास, उस एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होता है ना। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर मूव कर रहे होते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे में ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकता है, तीसरे में 18, 32 ऐसे करके होता है। फिलहाल आपको उतना नहीं जानना है, पढ़ेंगे 9th में। पूरे 9th में हमें एटम का स्ट्रक्चर ही जानना है अभी, सॉरी 9th में ये आपको करना है, बट अभी थोड़ा बहुत जान लो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एटम जनरली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो जनरली न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। बीच में एक हार्ड कवर होता है, उसमें पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खास ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, ठीक है, खास पाथ पे मूव करते रहते हैं। जस्ट लाइक जैसे हमारे प्लैनेट जो है स्टार्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी, है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। और इस तरीके से एक एटम बनता है। जैसे ये वाला फिगर आप अपने बुक का देख सकते हो, यहाँ दिखाया गया है कि बीच का ये जो रीजन है इसको आप न्यूक्लियस बोल सकते हो, है ना। उसके बगल में, उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके बाहर फिर और इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना। लेट अस अंडरस्टैंड, अगर आप बात करोगे न्यूक्लियस होल्ड
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन इट। याद रखना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे मूव अराउंड इन इट डिफरेंट सेल्स। ठीक है, ये जो डिफरेंट सेल्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं अलग अलग सेल्स में। each atoms has the same number of electrons as the number of protons in the nucleus। हर एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बात करेंगे सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है, तो 12 होता है। आप इसके बारे में जान लोगे क्या है, फिलहाल आप इतना जान लो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ठीक है, किसी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है किसी एटम में, जिसके कारण कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, different atoms have the different number of the proton। For example, oxygen atom has 8 proton, which means that it has only 8 which it has also 8 electron। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी इसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह द कार्बन एटम्स, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन के 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज there are 7 protons 7 electrons in nitrogen atom, thus every atom has the same number of proton and electron in it। Two of the subatomic particles carry a charge। Two of the subatomic particles carry a charge। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। Two subatomic particles carry a charge। दो subatomic particles जो होते हैं वो चार्ज कैरी, ठीक है। टू ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल्स कैरी द चार्ज, कहना का मतलब हुआ कि यहाँ पे दो सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के पास चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। अ प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। एन एटम कैन लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम कभी प्रोटॉन को लूज नहीं करता, हमेशा एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर सकता है ना। When an atom loses electron, it becomes positively charged। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। जैसे इस चीज को आप समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब हुआ कि उसमें 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, अभी तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, सोडियम का मास नंबर जो होता है वो 23 होता है। और अगर आप एटॉमिक नंबर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो आप देखो 23 में 11 माइनस कर दो तो ये 12 आ जाएगा, नहीं तो उसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो भाई न्यूक्लियस होगा, उसमें उसमें उसके 11 प्रोटॉन होंगे, नहीं ये सारे मान लो पॉजिटिव साइन से मैं उस प्रोटॉन को दिखा रहा हूँ। तो कितने प्रोटॉन हो गए, 11 प्रोटॉन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं एन से इसको डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, 12 न्यूट्रॉन मैं एन से डिनोट कर दे रहा हूँ। इसके ये सब कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है। ठीक है, अब इसके अलावा इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक खास तरह के ऑर्बिट में घूम रहा होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन बाहर कहीं ऑर्बिट में घूम रहा होगा। तो कैसे इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये रूल है कि पहले सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसके पास टोटल 11 है, तो पहले सेल में 2 हो गया। दूसरे सेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है ना। दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, 8, 8। तो आप यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और तीसरे में कितने एटम हो सकते हैं, तीसरे में अब कितना होगा, तीसरा में 1 बचा एक्स्ट्रा, ऐसे तो तीसरे में 18 भर सकते हैं।
बट अपने पास बचा कितना है 1, तो लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है? ये सोडियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि उसके 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होगा। उसके यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो है उसमें उसके न्यूट्रॉन्स होंगे और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल पे जो बच गया 1, चूंकि हमें 11 इलेक्ट्रॉन ही है अपने पास, तो पहले में 2 भरा, दूसरे में 8 भरा, तो बचा कितना 1, वो 1 थर्ड वाले में आएगा। ये रूल है ना, हम पढ़ेंगे इसको बोरबेरी रूल बोलते हैं, बोरबेरी रूल। उसके अकॉर्डिंग आप भरते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, इतना डीप जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बनाता है ना। ऐसे क्यों कोई एटम अपना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाता है, कि वो इलेक्ट्रॉन क्यों लूज या गेन करता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो देखो, हर एटम चाहता है कि उसके लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन 8 हो, उसमें उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और इस 8 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो वो किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन ले सकता है या किसी को कुछ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक बात बताओ, अगर ये सोडियम चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? बस इसके लास्ट सेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसके लास्ट सेल में आप 1 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, लेकिन ये सोडियम चाहता है कि इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, वो अपने ऑक्टेव को पूरा करना चाहता है। और ऐसा करने के लिए या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो आप बताओ क्या इजी है इसके लिए, ये क्या सही होगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या किसी से हेल्प में 7 इलेक्ट्रॉन मांगे? तो इसके लिए ज्यादा इजी यही होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके लास्ट सेल जो होंगे वो गायब हो जाएंगे। तो अब आप देखोगे इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हुआ क्या, एक्चुअली सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पहले जहां पर उसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, इस बार अब उसके पास क्या 10 प्रोटॉन ही होगा, 10 इलेक्ट्रॉन ही होगा। यानी अब इस सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसके पास पॉजिटिव चार्ज तो 11 है, बट नेगेटिव चार्ज कितना है 10 है, यानी इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और इस एक पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पॉजिटिव साइन से ऊपर लिखते हैं और इसको बोला जाता है सोडियम आयन। तो यानी कोई भी एटम जो है या तो गेन करता है या तो लूज करता है। एक एग्जांपल और पकड़ लो, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, यानी उसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। उस 7 इलेक्ट्रॉन्स तो अब ये क्लोरीन भी चाहता है कि उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके लिए क्या इजी होगा? इसके लिए इजी यही होगा कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, जब वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख कर दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन आयन। तो आपके बुक में जो टॉपिक थी, मैं आपको ये समझाने के लिए ये बता रहा था कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है? When an atom gain electrons, the number of electrons will be more than the number of proton. The atom becomes negatively charged. जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा उसके पास, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। उसी तरह जब प्रोटॉन जो हुआ, देखो फिर से समझो क्या मैंने बोला, कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सपोज करो कि ऑलरेडी उसके पास 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम के पास इनिशियली 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन सोडियम अपने लास्ट सेल को पूरा करना चाहता था और उसके लिए उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यानी एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है ना। तो उस समय जब वो उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ना। जब उसके पास, याद रखना, अगर कोई एटम, सिंपली आप इस चीज को दिमाग में रखो, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हम इसके बारे में आगे जानेंगे कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है? अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है? तो एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन अ लार्ज नंबर। ठीक है? एटम जो होते हैं वो लार्ज नंबर में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है? मतलब
अगर दो एटम मिल जाए, दो या दो से अधिक तरह के एटम, जैसे हम बात करते हैं वाटर की, है ना, तो वाटर H2O होता है, यानी क्या होगा कि इसमें एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम ऐसे जुड़े रहते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर दो अलग अलग एलिमेंट के एटम है, एक ऑक्सीजन एटम हो गया और दो हाइड्रोजन एटम हो गया। क्लियर है यहाँ तक? एक ऑक्सीजन एटम हो गया और दो हाइड्रोजन एटम हो गया। समझ में आ रहा है आपको? वैसे ही अगर आप बात करोगे कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2, है ना, तो कार्बन में कार्बन का एक मॉलिक्यूल होगा, उससे दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐसे अटैच रहेंगे, है ना, दो एटम अटैच रहेंगे, तो ये कार्बन का एक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। उसी तरह कुछ और मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। वाटर हो गया, ठीक है। अमोनिया बात कर लेते हैं, NH3 अमोनिया, ठीक है। तो NH3 में एक नाइट्रोजन का एक एटम, ठीक है, नाइट्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ जुड़ा रहता है, इस टाइप से, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 एटम से जुड़ा हुआ यहाँ पे। क्लियर है? तो मॉलिक्यूल्स क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम्स हुआ। ग्रुप ऑफ एटम्स जब एक स्पेसिफिक रेशियो में मिक्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो एटम्स फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स इन द लार्ज नंबर्स, दे फॉर्म द मैटर दैट कैन बी सीन, फील और टच। मॉलिक्यूल्स आर अ ग्रुप of two or more atoms। क्या है मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन? क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। इस चीज को अच्छे से याद कर लो, डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, याद कर लीजिए, मॉलिक्यूल्स आर अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, ठीक है, दैट आर केमिकली बॉन्डेड। याद रखना, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे मिले होते हैं, केमिकली जुड़े रहते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ more atoms that are chemically bond। ठीक है। Two atoms can be form an oxygen molecules। दो atoms मिलकर क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन एक कंपाउंड, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, बट ऑक्सीजन गैस एक क्या है? कंपाउंड है। और कोई भी कंपाउंड जनरली किससे बना होता है? दो ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे दो ऑक्सीजन आपस में से जुड़ करके क्या बनाते हैं? O2 बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। उसी तरह ओजोन की बात करेंगे, ओजोन भी ऑक्सीजन का ही है, O3 से डिनोट किया जाता है, यानी 3 ऑक्सीजन आपस में मिल जाए तो ओजोन बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया NH3, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया NH3, ठीक है। इसके अलावा ओजोन जिसको O3 से डिनोट आप कर सकते हो। और एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एग्जांपल्स है मॉलिक्यूल्स के। वी हैव सीन दैट मैटर प्रेजेंट इन द स्मॉल सब्सटेंस। तो हमने देखा कि मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे, हर एक मैटर में छोटा छोटा सब्सटेंस होता है। ये छोटा सब्सटेंस या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल्स होगा। अगर वो प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है तो वो एटम से बने होंगे, और अगर वो प्योर सब्सटेंस कोई कंपाउंड है तो वो जनरली मॉलिक्यूल से बने रहेंगे, ठीक है। फर्दर द सब्सटेंस एंड फर्दर द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब्सटेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सब मैटर जो हो गया उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। क्या क्या है? एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, हम सबके बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, मिक्सचर के हमें सबके बारे में डीपली जानना है। देखो एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, पूरे मैटर को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है वो किससे बने हैं, है ना। अगर वो प्योर है, प्योर सब्सटेंस है, तो एक ही तरह के ओनली वन काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स इनके अंदर होगा। अगर ओनली वन काइंड ऑफ एटम है तो वो एलिमेंट है, और अगर ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है तो वो कंपाउंड है। लेकिन अगर उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं है ना, कोई खास रेशियो में एटम मॉलिक्यूल्स तो हैं, बट कोई फिक्स नहीं है किस रेशियो में है या किस रेशियो में वो मिले हैं, तो वो मिक्सचर है। हम बात करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं।
So elements are made of the only one kinds of the atoms and cannot be broken into the simpler substances by either physical or the chemical method. ठीक है? Elements are made up of the only one kinds of atom. Elements ऐसे substance हो गए जो केवल एक ही तरह के एलिमेंट से बने होते हैं, है ना? जैसे अगर मैं बोलूं गोल्ड, तो गोल्ड में केवल गोल्ड के ही एलिमेंट एटम होंगे। गोल्ड में कभी भी जितने भी एटम होंगे वो गोल्ड के होंगे और सारे एटम एक जैसे होंगे, उनका साइज एक होगा, ठीक है? मास भी एक होगा। थोड़ा आप पढ़ोगे, ऐसा नहीं है, मास वगैरह थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो बट अभी फिलहाल आप ये जान लो कि एलिमेंट उनको कहा जाता है जो केवल ओनली वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? जो केवल एक तरह के एटम से मिलकर बने हो उसको आप क्या बोलोगे? एलिमेंट्स कहोगे, ठीक है? और इनको किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि गोल्ड को, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आयरन को, है ना, किसी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस लगाकर आयरन को, है ना, लोहा जो है कोई केमिकल या फिजिकल प्रोसेस लगाकर उसको गोल्ड बना दो। अगर ऐसा करना इजी होता तो आज, है ना, हम लोग जो गोल्ड महंगा गोल्ड खरीदते तो गोल्ड खरीदने की जगह हम आयरन से ही क्या बना लिए होते, गोल्ड बना लिए होते। तो एलिमेंट को किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से और ज्यादा दूसरे रूप में डिवाइड नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपलर सब्सटेंस होते हैं। द मेटल गोल्ड इज मेड अप ऑफ द एलिमेंट ऑफ गोल्ड ओनली। Likewise, the element aluminum is composed of the aluminum atoms only. The element oxygen is made of oxygen atom, and the element, okay, the element can be solid such as gold, silver, liquid, and mercury and bromine. Sorry, कुछ एलिमेंट सॉलिड हो सकते हैं, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर हो गया। कुछ एलिमेंट जैसे मर्करी एंड ब्रोमाइन जो होते हैं वो जनरली क्या लिक्विड होते हैं। एंड गैसियस फॉर्म में जनरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट है। तो टोटल अभी तक नेचर में अलग अलग बुक का अलग अलग है, कोई अप्रोक्स 118 एलिमेंट्स अभी तक ढूंढा जा चुका है। कुछ नेचुरल है, कुछ मैनमेड भी है एलिमेंट, ठीक है? तो अब तक जो वर्ल्ड में अभी तक हमारे पास जो टोटल जानकारी है आज हम पढ़ते हैं, तो टोटल 118 एलिमेंट्स, एनसीईआरटी 114 है, किसी में 118 भी बोला गया है। तो 118 एलिमेंट अब तक टोटल नॉन है ना? टोटल 118 एलिमेंट है। इसमें से अब इस एलिमेंट्स को भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। या तो ये मेटल होंगे, या तो नॉन मेटल होंगे, है ना? पढ़ना है 7 क्लास में तो नहीं, 8 क्लास में मेटल नॉन मेटल है। और या तो ये मेटलॉइड्स हो सकते हैं, ठीक है? मेटल नॉन मेटल या मेटलॉइड्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एटम ऑफ द एलिमेंट्स इज यूनिक, that is atoms are iron are different from those of the copper and other elements. There are 118 non-elements. Some of them exist naturally while some are prepared in laboratories. तो कुछ तो नेचुरली पाए गए 118 में, कुछ जो है वो उनको लेबोरेटरी में बनाया गया है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कॉपर, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ द एलिमेंट्स। नाउ कंपाउंड्स की बात करेंगे। Compounds are substances that are made up of two or more kinds of atoms, chemically combined in a fixed proportion. Water is a compound made up of the atoms of two or gas. आज के लिए मैं यही स्टॉप करता हूँ, ठीक है? कल हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कंपाउंड के बारे में और मिक्सचर के बारे में।